नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एसआरएमयू लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एबीवीपी के लोग हंगामा कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस टूट पड़ी। इतना मारा कि हॉस्पिटल तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री जी की पुलिस ये कर रही थी, तो उप मुख्यमंत्री जी मरहम लगाने के लिए अस्पताल पहुंच गए। कहा बहुत गलत किया भाई पुलिस ने। लेकिन अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पिटवा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी उस पर मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं। क्या ये दोनों की मिली भगत है या फिर बात कुछ और है? बात करेंगे संजय शर्मा जी से इस विषय पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय सर, राजधानी लखनऊ के अंदर एबीवीपी के बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा हो रहा है। मारने वाला कौन है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस। और मरहम लगाने के लिए अस्पताल जाने वाला कौन है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं या तो इन दोनों की मिली भगत है या फिर आपस में ये दोनों इंजन इतना टकरा रहे हैं कि एक पिटवा रहा है, दूसरा मरहम लगाने जा रहा है। देखिए, इस पिटाई की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री ने एक ट्वीट किया और उसके बाद वो ट्वीट उनसे डिलीट कराया गया। उसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसर संजय प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा गया था कि संजय प्रसाद के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया। अब वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये अलग बात है, लेकिन ट्वीट मैंने पढ़ा, ट्वीट डिलीट किया गया। और संजय प्रसाद का नाम इसलिए आया कि जो रामस्वरूप कॉलेज है, उनके दो प्रॉपर्टी पे दो भाइयों में विवाद है। एक भाई संजय प्रसाद जी के दोस्त हैं। हालांकि संजय प्रसाद बहुत मस्त मौला अफसर हैं, बड़ी संख्या में उनके लोग दोस्त रहते हैं। तो वो ऐसे अफसर नहीं है कि वो किसी से नाराजगी सीधे मोल लें। वो हंसमुख हैं, सबसे व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो दोस्त उनके बहुत। लेकिन दो भाइयों के बीच में ये रामस्वरूप कॉलेज की प्रॉपर्टियां इतना बड़ा विवाद का विषय बन गया। और मुझे बड़ी खराब भी लगता है कि क्या ऐसे पैसे वाले, इससे ज्यादा गिरे हुए पैसे वाले क्या हो सकते हैं जो पैसे के लिए अपने भाई भाई से लड़े। एक बहुत बढ़िया लाइन है कि खुदा मुझे कभी इतनी खुदाई ना दे कि मुझे अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई ना दे। और रामस्वरूप कॉलेज के ऊपर ये पहला मामला नहीं है, बड़ी बड़ी गंभीर अनियमितताएं हैं। जमीन कब्जाने की, स्कूल के नियमों में हेरा फेरी करने की। तो छात्रों की मांग सही थी कि जब आपको एलएलबी की परमिशन नहीं थी तो आपने कैसे एडमिशन ले लिया। होना ये चाहिए था कि रामस्वरूप कॉलेज के प्रिंसिपल पे, मालिक पे एफआईआर होनी चाहिए थी, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। क्योंकि विद्यार्थी परिषद के लोगों का मानना था कि संजय प्रसाद जी के दोस्त हैं, इसलिए उनको बचा दिया गया। अब इन आरोपों पे कितनी सच्चाई है सरकार जाने। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि सरकार के पुलिस के अफसरों को इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चला दें। लड़के नारा लगा रहे हैं, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जाने का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री के समर्थक लोग कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री आ रहे थे, पूरे प्रदेश में चंदा वसूली कर रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो कार्यकर्ता गुट बन रहे हैं, योगी गुट है और योगी का विरोधी गुट है। जो योगी समर्थक गुट है वो विद्यार्थी परिषद के लोगों पे पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम में चंदा वसूली का आरोप लगा रहा है। दूसरा गुट है वो कह रहा है कि अगर हम छात्रों की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे। वो जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उन्होंने भी विद्यार्थी परिषद की इस बात का समर्थन किया है, विरोध किया कि इस तरह का लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। और ये इससे एक कहानी साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है, जूतों में दाल बट रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हैं, उनकी योगी आदित्यनाथ से नहीं पटती। केशव मौर्य का मन में हमेशा लड्डू फूटते रहते हैं कि कब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएं या दिल्ली जाएं और उनको उनकी कुर्सी मिल जाए। ब्रजेश पाठक अटल बिहारी वाजपेयी की स्टाइल में धोती पहनने लगे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करते रहते हैं। उनका बारे में कहा जाता है लखनऊ का आधा लखनऊ से ये लाइन बोलता है उनके लिए कि ब्रजेश पाठक से कोई काम होता मैं कराता हूँ, मेरे संबंध है। ब्रजेश पाठक असली नेता, वो किसी को ना नहीं कहते और उनके कहने से कोई काम नहीं होता। काम तो खैर केशव मौर्य के कहने से भी नहीं होता, क्योंकि अफसरों को पता है कि भैया ये दोनों डिप्टी सीएम जो है हमारे योगी जी की, एक लेफ्ट पैर खींचता है और एक राइट पैर खींचता है। यानी दोनों योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं, बात भी सही है। और ये बात भी अफसर जानते हैं कि विरोध दिल्ली के इशारे पर होता है। दोनों केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक अमित शाह के दरबार में हाजिर लगाते हैं। लेकिन संघ अपने किसी भी आनुषांगिक संगठन पर इस तरह की कार्रवाई का बड़ा विरोधी रहता है। सरकार विपक्ष की हो और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कूटे जाए, मान समझ में आता है, लेकिन ये तो इनकी सरकार में कूटे जा रहे हैं। केशव मौर्य उनका हालचाल लेने गए, अच्छा होता कि योगी आदित्यनाथ भी मिलने जाते।
भाई इन्हीं विद्यार्थी परिषद के नौजवानों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए दिन रात एक किया था। विद्यार्थी परिषद के कार्यवाह बड़े ऊर्जावान होते हैं। मजे की बात ये है, आपका दर्शकों को आज मैं खुलासा कर दूं कि मैं भी विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा हूं। मैंने भी अच्छा। बड़ा करीब से दिया है, मैंने भी बड़े भाषण दिए हैं, उनके संगठन का बड़ा बढ़िया काम काज किया है। और लोग हैरान हो जाएंगे देख के कि मैंने और जेपी नड्डा ने एक ही दिन ज्वाइन किया था एज ए संगठन मंत्री। वो दिल्ली के प्रभारी थे और मैं गाजियाबाद का प्रभारी था। चूंकि वो संगठन में और मैं बड़े शीर्ष पद पर था, लेकिन जब आरएसएस के अंदर ये धर्म की बातें होने लगी, ये जातियों की बात होने लगी, तो भरी बैठक में मैंने विरोध किया। मदर टेरेसा के लिए कुछ कहा गया था, मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने कहा नहीं, ये खराब बात कर रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति को हम रोटी नहीं दे पा रहे हैं और कोई आदमी विदेश से आके अगर उनको रोटी दे रहा है और आप कह दे रहे हैं वहां ज्यादा चर्च बन गए, तो इसमें क्या, आप रोटी दो ना पहले, फिर अब बात करो। फिर मैंने एक लाइन भी उस समय ये सुनाई थी, कविता थी बहुत बढ़िया, शायद सर्वेश्वर दास सक्सेना की थी, कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला अल्लाह, तीसरे के मुंह से निकला यीशु, चौथे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। जो भूखा आदमी होता है उसके मुंह से ना राम निकलता है, ना अल्लाह निकलता है, या ना यीशु निकलता है, उसके मुंह से आलू निकलता है, रोटी निकलती है। काबी चाहता है कि भूखे पेट ना हो तो भजन गोपाला। तो मैंने विद्यार्थी परिषद के उस मीटिंग के बाद संघ की उन नीतियों के खिलाफ मैंने तत्काल छोड़ दी थी। मैंने कहा था ये बिल्कुल मेरा जमीर गवारा नहीं देता कि मैं किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर उसको लज्जित करूं, अपमानित करूं, तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैंने 1.5 साल बहुत जब उनके काम किया तो मैं जानता हूं कि विद्यार्थी परिषद का एक अपना खासा महत्व है। और सुनील बंसल जी मुझसे बाद में आए थे। जब वो मुझे सुनील बंसल तो मुझसे इस नाते से उन्होंने मेरा बड़ा सम्मान भी किया कि मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा हूँ। संघ के लोगों ने मुझे बड़ा पटाने की कोशिश करी, मुझसे कहा, पुराने रिश्तों का हवाला दिया कि आप तो विद्यार्थी परिषद कर रहे हैं, लेकिन मैं कहा भैया आपके कर्म कुकर्म में बदल रहे हैं, इसलिए मुझे हर हालत में आपका विरोध करना है। बल्कि एक दिन मेरे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो एक जिनको वो गोदी मीडिया कहते हैं, उनके पत्रकार मेरे ऑफिस में आए तो मैंने उनकी फोटो डाली, तो उन्होंने लिखा कि संजय जी आपको क्या हो गया, आप भी ऐसे लोगों के संग उठने बैठने लगे हैं, आपके ऑफिस में ये बीजेपी के भक्त पत्रकार क्या कह रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब में यही लिखा, वो चौंक गए। मैंने कहा भी आपको आगे की बात नहीं पता, मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री भी रह चुका हूँ और मैं इस नीति का सिद्धांत का विचारक हूँ कि मुझे किसी से मिलने में कोई समस्या नहीं है। मैं कोई मिलने से मेरे को मेरी विचारधारा थोड़ी ना बदल देगा, कोई मुझसे ये थोड़ी ना कह देगा कि मैं सेकुलरिज्म छोड़ दूं। मेरे खून के रग रग में धर्मनिरपेक्षता है। मैं राम और रहीम में कोई फर्क नहीं करता। मेरे लिए हर धर्म, हर जाति के लोग एकदम बराबर हैं। हिमांशु जी, मैंने रजनीश को बहुत पढ़ा है, मेरे ऑफिस में हर जगह ओशो की फोटो लगी है, जो इस बात का प्रतिपादित करता है, मुझे सिखाता है कि व्यक्ति ही सबसे बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। ईश्वर भी उसके बाद में आते हैं, चाहे राम को, अल्लाह को, यीशु को। एक व्यक्ति के अंदर ही पूरा ईश्वर होता है। तो मैं जानता हूँ विद्यार्थी परिषद के लोगों का बड़ा सम्मान होता है संघ में, उनको इस तरह कूटा जाए, दौड़ा के लठाया जाए, वो भी बीजेपी के राज में, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में, और योगी जी देखने ना जाएं। बड़ी बात यह कि योगी आदित्यनाथ देखने नहीं गए, ये मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात थी कि भाई कि ऐसी क्या चीज है जो योगी आदित्यनाथ देखने नहीं गए। और केशव अच्छा, मौर्य, एक और अहम चीज ये है सर कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ भी रिएक्ट कर रही हो, पूरा विपक्ष एबीवीपी के साथ खड़ा हो गया। अजय राय ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आवाज उठाना छात्रों का हक है और जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र का जो है गला घोटा जा रहा है, बोले इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात पे जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ये मतलब योगी जी की पुलिस कूट रही है अपने ही एक मतलब छात्र विंग को, और पूरा विपक्ष लामबंद है। असल में मौका मिल गया ना, मतलब जले पे नमक छिड़कने का, मिर्ची लगाने का। तो विपक्ष को भी समझ में आ गया कि ये सही मौका है, विद्यार्थी परिषद के लोग पिट रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो बड़ा सेंसिटिव ट्वीट कर दिया कि अगर ये वाहनी के होते, युवा वाहनी के होते तो पुलिस नहीं छूटती। यानी अखिलेश यादव ने ये इशारा भी कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये कहा गया था कि आपकी युवा वाहिनी जो है इसको भंग करिए। क्योंकि आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो 1090 चौराहा है मुख्यमंत्री के घर से वहां तक उनकी युवा वाहिनी के होर्डिंग थे, फोटो थे। तो ये कहा गया कि भाई 2 पैरेलल सरकार चलेगी, एक युवा वाहिनी की चलेगी और एक भाजपा की चलेगी। तब योगी आदित्यनाथ से कहा गया कि ये बंद करिए युवा वाहिनी, और युवा वाहिनी की जो कमान संभालते थे सुनील सिंह, जो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बाद में योगी आदित्यनाथ ने उनकी गत बना दी, उन पर मेरे मुकदमे लगाए गए, पिटाई हुई, जेल गए, और बाद में बगावत करके उन्होंने समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर ली। तो ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो पिटाई हो रही है वो भी एक उद्योगपति के कॉलेज पे पिटाई हो रही है। मतलब अब मुझे ये देखना ये होगा, बड़ी मेरी निगाह रहेगी
कि संघ में और विद्यार्थी परिषद में इतनी हैसियत बची है कि वो रामस्वरूप कॉलेज ने, शायद रामस्वरूप ही नाम है उसका, कि उस कॉलेज ने जो धांधली की है उसके मालिक को गिरफ्तार करके जेल भिजवा पाए। और अगर रामस्वरूप के मालिक जेल नहीं जाता, इसका मतलब संघ की हैसियत उत्तर प्रदेश में खत्म है। अगर रामस्वरूप के मालिक पे गंभीर मुकदमा धाराओं में मुकदमा नहीं लगता, इसका मतलब विद्यार्थी परिषद की औकात खत्म हो गई प्रदेश में। और ये संघ के लिए, विद्यार्थी परिषद के लिए बड़ा संवेदनशील विषय है। सत्ता आती है जाती है, लेकिन किसी संगठन का वजूद तब बनता है जब वो संगठन के नौजवानों पर अगर लाठी चली है तो लाठी वह चलाने वाले अफसरों को जवाब दिया जाए। क्या सीओ का इंस्पेक्टर को, सीओ को अटैच करना, इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना, ये पर्याप्त है? बड़ा बात तो ये होती है कि वहां के एसएसपी सस्पेंड होता, डीआईजी हटाया जाता, कमिश्नर हटाया जाता। मायावती का मैं उदाहरण दूंगा, अगर ये बसपा के कार्यकर्ताओं पे हो गया होता तो आज की तारीख में आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम सब सस्पेंड हो गए होते। बड़ा उदाहरण दिया था एसएसपी पे। अच्छा सर, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि योगी जी देखिए कितना निष्पक्ष हैं। भले एबीवीपी के बच्चे थे, उधम काट रहे थे, किसी भी मुद्दे पर पुलिस ने उनको भी ठोकने से पीछे नहीं हटी और उनको भी जो है ऐसा मारा है कि अस्पताल तक पहुंच गए। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है कि योगी जी, अब बढ़िया बात है कि वो संघ के कुछ प्रचारकों को और लठिया दें, जो प्रचारक ये जमीन के धंधों में लिप्त हैं। मैंने तो नाम लेके कई बार बताया था, फिर मैं कह दे रहा हूँ। एक अमरावती बिल्डर है लखनऊ के, नाम ले रहा हूँ, ओपन नाम ले रहा हूँ। उनके यहाँ सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े नौकरशाहों का निवेश हुआ है। रिलायंस कंपनी में बड़े छोटे 20-25 हजार रुपए की नौकरी करता था एक आदमी, दिल्ली गया, एक काचू साहब है कोई उनके संपर्क में आया, बड़े बड़े लंबे लंबे खेल किए, उसके बाद वो सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया। लखनऊ में एक से एक बड़े आईएएस आईपीएस का निवेश होने लगा। एक डीजीपी साहब अभी रिटायर हुए, उनके दोस्त थे वो, एक और बड़े आईएएस अफसर के दोस्त थे वो। बाद में वो इतने सहाय लोगों को असहाय कर गए कि इनकम टैक्स की रेड हुई, 500 करोड़ की संपत्ति पकड़ी। लेकिन उनका दावा है कि बीजेपी की एक संगठन मंत्री ने सब रफा दफा कराया और प्रॉपर्टी छूट रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी अगर इतना ही ईमानदारी से बात करते हैं तो जितनी प्रॉपर्टियों का निवेश है उस अमरावती बिल्डर्स में, एक एसआईटी बनाए, मालूम करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किन किन आईएएस अफसरों ने निवेश कर रखा है। एक और बड़ी उनकी सोसाइटी है एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे के पास में बनी हुई है, मालूम करिए किन किन के प्लॉट हैं। मैं पड़ताल करवा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी उन प्लॉटों की भी डिटेल कोशिश करूंगा अपनी टीम की कि वो जरा पड़ताल करके बताएं। ये जो धन पशु है ना, यहाँ इन पे कार्रवाई करिए ना। विद्यार्थी परिषद के नौजवान ऊर्जा से भरे हुए लड़के और वो छात्रों के हित की मांग कर रहे हैं। रामस्वरूप कॉलेज के मालिक की गुंडागर्दी की तो खिलाफ बात कर रहे हैं, जायज मांग कर रहे हैं। मैं खुद उनके साथ में खड़ा हूं इस मांग को लेकर। विद्यार्थी परिषद के लोग क्या गलत बात कर रहे हैं? रामस्वरूप का मालिक किस तरह गुंडागर्दी कर रहा है इसकी तो बात कर रहे हैं। अब रामस्वरूप का कॉलेज का मालिक पैसे वाला है, ताकतवर है, संजय प्रसाद जी का दोस्त है, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी किसी भी आदमी के घर बुलडोजर चल जाएगा तो वैसी वाली बात है जैसे अकबरपुर या अकबर नगर जो है गरीब बस्ती का, उसको बुलडोजर से उजाड़ दिया गया। और लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी थे इंदुमणि त्रिपाठी, उनकी देखरेख में उजाड़ा गया। और इंदुमणि त्रिपाठी की सहारा शहर के बराबर में सृजन बिहार कॉलोनी है, वहां उनका सास का घर है। लोग कहते हैं 40-50 करोड़ का घर है। इनकम टैक्स ने छापा मार के घर सीज कर दिया और कहा कि इंदुमणि त्रिपाठी की सास का घर है, इनकी ब्लैक मनी लगी हुई है। बाकायदा कहा ये घर सीज हो गया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से वो स्टे लेके आए, जांच ठप हो गई, जांच करा दी और वो इटावा के डीएम है आज। तो जिस अफसर के अपनी वो सृजन बिहार कॉलोनी पूरी अवैध है, उसका नक्शा ही नहीं मिला, हमने आरटीआई करी, मुख्य सूचना आयोग ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया एलडीए पर, लेकिन उसकी दस्तावेज सृजन बिहार कॉलोनी वैध है अवैध नहीं दिए गए क्योंकि वो बड़े आदमी संजय सेठ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो गए। पहले सपा के सांसद थे वो, अब बीजेपी के सांसद हैं। उनकी एक सोसाइटी है, उसका 8वां नंबर फ्लोर बिल्कुल इलीगल बना हुआ है, हमने खबर भी छापी। शहर की तमाम जमीनों पे कब्जे की जांच चल रही है, ठंडे बस्ते में है। तो ये जो पैसे वाले हैं इनका कुछ नहीं होगा, और जो जायज मांग उठाने वाले हैं लड़के, उन्हें कह दिया रामस्वरूप मालिक कॉलेज के मालिक ऐसी बदतमीजी कर रहा है तो उनको लठियाया जाएगा। तो मैं, अगर योगी जी निष्पक्ष हैं तो ये शालीमार की 2 फ्लोर अवैध बने हैं उन पर बुलडोजर चला दें, अमरावती बिल्डर की जरा जांच करा दें, इंद्रमणि त्रिपाठी टावर में डीएम है, उनके सास का घर में पैसे किसके लिए हुए इसकी जांच करा दें। तो मैं मानूंगा इन नौजवानों को लठियाने से फिर काय की ईमानदारी, फिर तो ये विद्यार्थी शक्ति दिखाने के लिए एक लाइन कह दूं, विद्यार्थी परिषद वाले तैयार हो जाओ कि अब अगर तुमने कोई भी मांग उठाई तो पुलिस हमें ऐसी लठियाएगी। और तुम्हारे अंदर जरा सा भी स्वाभिमान है, तुम में अगर वाकई में क्षमता है तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करो, सत्ता को समझाओ
कि ये जो कार्यकर्ता होते हैं, जो दरी बिछाने का काम करते हैं, सत्ता इन्हीं के दम पर आती है। एक बार योगी जी को नेता बुला के दिल्ली कहा गया था कि भाई जनता सरकार चुनती है, लेकिन मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं। आज मालूम करो विधायक और मंत्रियों के औकात क्या है, चपरासी जैसे हैं। एक दरोगा का ट्रांसफर नहीं करा सकते। एक विधायक तो मेरे ऑफिस में आया, एक दरोगा का ट्रांसफर करा रहा था। मैं हंसा, मैं कहा तू बीजेपी का विधायक है भाई, मैं मेरी बात कौन सुनेगा, मैं तो विपक्ष की तरह बोलता हूँ एक तरह का। लोग कहते हैं विपक्षी पत्रकार है, मेरा सचिवालय वास्ता नहीं बनाते ये लोग कि ये तो मैं बहुत तीखा तीखा बोलता हूँ। ये बात अलग है कि देश में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, पिछले 28 दिनों में 32 करोड़ व्यू है हमारे, यानी 1.25 करोड़ व्यू रोज आ रहे हैं। ये बात अलग है, हम जनता की आवाज है, लेकिन मैंने उससे कहा मेरी कौन सुनेगा, पीछे पड़ गया। वो 3 बार कहलवा चुका था आईजी को जोन के, ट्रांसफर नहीं हो रहा। मैंने फोन किया, मैंने इतना कहा आईजी था मेरा नाम संजय, 4 PM अरे बोला 4 PM को कौन नहीं जानता। मैं कहा मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरे मित्र हैं वो एक कह रहे हैं कि इस जिले में ये दरोगा तैनात है, इस जिले में कर दिया जाए, सिफारिश कोई नहीं, जायज हो तो आप कर दीजिएगा। और मैंने विधायक जी को पिज्जा मंगाया, पिज्जा नहीं आप खा पाए थे पूरा, तब तक आईजी का फोन आ गया कि संजय जी जो आपने कहा था हमने वो ट्रांसफर कर दिया, हमारे देश की कॉपी आपको भेजा। यानी बीजेपी के विधायक के बेचारे की इतनी गत है कि वो मंत्री से और अपने खुद नहीं करा पा रहा दरोगा ट्रांसफर। मैं एक ऐसा पत्रकार जिसको ये मानव सामान्यता माना जाता है कि मैं सत्ता से आंख में आंख डाल के सवाल पूछता हूँ। मुख्यमंत्री जी सबको बड़ा पत्रकारों को भोज कराते हैं, पत्रकार भी ऐसी सेल्फी डाल लेके डालते हैं मुख्यमंत्री जी घर की। तो मुझे तो कभी बुलाने की कोशिश भी नहीं करी, अच्छा नहीं करी, मैं जाता भी नहीं ऐसी खिचड़ी खाने के लिए कि जिसमें मुख्यमंत्री लाइन से दूर करके पत्रकारों से बात करते, क्योंकि मैं तो सीएम की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला पत्रकार हूँ। अच्छा नहीं बुलाते, लेकिन विद्यार्थी परिषद वालों को थोड़ा बहुत स्वाभिमान हो, चूंकि संगठन में काम कर चुका हूं तो तुम्हें थोड़ा व्यक्तिगत भी खराब लगा। मैं अगर संगठन मंत्री होता, लाठियां चल गई होती और ट्वीट डिलीट करने को चाहता, मैं कहता मैं संगठन मंत्री छोड़ दूंगा, विद्यार्थी परिषद पद छोड़ दूंगा, लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। तो वो भी एक नौकरशाह के खिलाफ। एक संजय प्रसाद जी बढ़िया सर, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे मित्र भी हैं, लेकिन एक नौकरशाह के खिलाफ ट्वीट डिलीट करना, इसके लिए प्रेशर बन जाए, मैं मान जाऊं। तो काय की छात्र राजनीति और काय का संगठन, डूब मरिए जाके। कुछ भी शर्म नहीं बची आप लोगों के अंदर, मतलब संगठन का नाम चौपट कर दिया। संघ पता नहीं क्या, ये 5 स्टार होटल क्या की तरह कार्यालय क्या बन गया संघ के। इसने चूड़ियां पहन ली हैं, इनके कार्यकर्ताओं को लठाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये दरोगा और पेंशन सीओ के लाइन हाजिर होने से मान के बैठ गए हैं। इसका मतलब कि अब संघ के लोगों को, संघ के संगठनों को भी चस्का लग गया है सत्ता का। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, इसीलिए हैसियत नहीं है, वरना लाठी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर लाठी चलाने वाले अफसर को पसीना आ जाता है हिमांशु। वो कहावत है ना सर कि घोड़े से जीत ना पाओ और गधे के कान उमेटो, तो कुछ वैसा ही हो रहा है कि बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, जो असल में करप्शन के बहुत बड़े मतलब वो बने हुए हैं, बहुत बड़े लोग, उनको तो आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और छात्रों को जो जायज मांग उठा रहे हैं उनको जो है आप लाठी पड़वा रहे हैं, वो बेचारे हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, इतना मार खिलवा रहे हैं उनको। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी ज्वालामुखी फट पड़ा है। अब ये सियासी ज्वालामुखी किसे ले डूबेगा? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की सियासत इससे इतनी इफेक्टेड होगी कि वो घर वापसी कर लेंगे, या फिर कुछ और खिचड़ी पकेगी और संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के रिश्ते इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, उसमें और भी ज्यादा कड़वाहट आएगी? क्या होगा उसकी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।